बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज डेट है जुलाई 22 जुलाई 2020। 22 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट MCQs और कुछ करंट अफेयर के नज़र डाल लेते हैं। आप सुन रहे हैं एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन। अच्छा जी, पाकिस्तान के करंट जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एयर मार्शल अरशद मलिक, MCQs में नोट कर लीजिएगा। अरशद मलिक साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल, ठीक है, PIA के। इसके अलावा जी MCQs में आज बहुत ही शॉर्ट किस्म का था, इसमें कोई ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ ही थी ढेर सारी। अच्छा, जो है CSS PMS के ऐसे का की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि जो मर्दान में बुधा को टॉर्चर किया गया, टॉर्चर क्या, वो पहले ही ज़िंदा नहीं था। तो बुधा है, स्टैचू था जो कि 2017 में फाउंड हुआ था, स्लीपिंग बुधा जिसको कहते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो उसको कुछ आदमियों ने कैप्चर, मतलब एक किस्म का उसको ख़राब करने की कोशिश की और ख़राब हो भी चुका है। वो पहले भी काफ़ी बुरी हालत में था, लेकिन अब वो दोबारा रिवाइव तो नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के जो हैं इश्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं। स्टैचूज़ को गिराना, किसी का सर कलम कर देना एट्सट्रा, ये स्टैचूज़ के सर उड़ा देना, उनको टुकड़े करना एट्सट्रा। तो ये इस वजह से टॉलरेंस के ऊपर भी ऐसे आ सकता है, रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो ये सारे इस किस्म के ऐसे इस दफ़ा आ सकते हैं। अच्छा जी, कल मैंने बताया है कि UAE ने कल की डेट में ये था, लेकिन आपने एक दिन पहले करना है। आज क्योंकि 22 है तो आपने 20 जुलाई 2020 में जो है UAE ने मार्स पे अपना जो प्रोब भेजा है, तो उस हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि पहला जो सऊदी अरब का ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हैं, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू सुल्तान बिन सलमान था 1985 में, ठीक है। ये अमेरिकन शटल में इसने स्पेस में कदम रखा था, ठीक है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पूछे जाते हैं, तो सऊदीया का जो था 1985 में सुल्तान बिन सलमान, याद रखिएगा। मज़ीद अच्छा जी, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये 2019-20 जो फिस्कल ईयर है इसमें कम हुआ है, ठीक है। 78% करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हुआ है। ये स्टेट बैंक पाकिस्तान ने रिपोर्ट इशू की है। अच्छा, चाइना की UK की जो है रिलेशन US की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने हवावे का केस पूरा बताया हुआ है, जो कि US ने अपनी फीचर्स देना बंद किए हैं। हवावे एक बिगेस्ट एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड अमंग बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल एरा में शामिल एक कंपनी है। तो ब्रिटेन ने देखें 5G लॉन्च करवानी थी, ये UK और इनका चाइना का एक हुआ था, मुआहिदा हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली UK उसमें से निकल गया है। और एक तरफ फिर दूसरी तरफ जो US है उसने भी कहा है कि मैं ये साथ इसमें से हुआवे को फीचर्स नहीं दूंगा गूगल के। आपको पता, आप लोग डाउनलोड करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप गूगल से, तो जब किसी मोबाइल में होंगे ही नहीं फीचर्स, तो उस मोबाइल का सिर्फ फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो
बीजिंग जो चाइना है, ये क्यों यूके के साथ इसके रिलेशन ख़राब हुए? यूके ने मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशन लगाए हैं। एक तो ये कहा है कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, यानी इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं कर रहा। उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ चाइना में रह रही हैं उसका नहीं साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। इसके अलावा उसका ये भी है कहना कि हांगकांग के साथ भी, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन लॉ जो है जो चाइना ने हांगकांग के अंदर इशू किया है, जिसके तहत जो हैं प्रिजनर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, तो यूके उसके भी ख़िलाफ़ है और उसने इस लॉ से भी बाहर निकला है कि वो हांगकांग के इस लॉ में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा इसकी वजह। इसके अलावा यूएस जो था और यूके, नॉर्वे में आपको पता है नोबेल प्राइज़ का जो एक इवेंट होता है नोबेल प्राइज़ का, नॉर्वे में होता है। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है। तो नॉर्वे ने पीस प्राइज़ जो दिया था, चाइनीज़ एक आदमी था डिसिडेंट लियू जियाबो, ठीक है। ये याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ पूछा जा सकता है 2010 में, जिसकी वजह से यूके और चाइना में सबसे ज़्यादा इशू हुआ है कि उसको क्यों दिया गया था। कि और नोबेल कमेटी ने अवार्ड किया था पीस प्राइज़ 2010 में, डिसिडेंट था ये LIU लियो जियाबो, ठीक है, XIAOBO जियाबो, ठीक है, लियू जियाबो इसको दिया था। उसकी वजह से भी यूके की चाइना के साथ इशू है जी, काफ़ी यानी 10 ईयर से आहिस्ता आहिस्ता खिंची चली जा रही है टसल। और अभी हांगकांग ह्यूमन राइट्स के इशू की वजह से यूके चाइना के ख़िलाफ़ हुआ है। तो ये आपने तो 3 चीज़ें MCQs नोट करने हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस दफ़ा जो इलेक्शंस हो रहे हैं बस नवंबर में जो US में, तो डेमोक्रेटिक पार्टी और एक उनकी रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन ट्रंप की पार्टी है और डेमोक्रेटिक जो उसका राइवल है जो बिडेन, उसकी पार्टी है। तो ये बड़ा मुस्लिम को प्रमोट कर रहा है और माइनॉरिटी को प्रमोट कर रहा है, और जो भी वहाँ पे दूसरी थोड़ा कंपैरेटिवली कम गरीब लोग हैं उनको कर रहा है, फार्मर्स, पीसेंट, किसानों वगैरह को सपोर्ट कर रहा है। तो उसने कहा है कि वो मुस्लिम का जो बैन है ऑफिशियली अमेरिका के अंदर, उसको वो प्रेसिडेंट बनने के बाद ख़त्म करेगा, ठीक है। जी, सूडान के बारे में दोबारा से, सूडान का स्ट्रॉन्ग मैन जो 1989 में फ़ौज के ज़रिए सूडान पर काबज़ हुआ था, और उसने ये जी है उमर अल-बशर, इसका ट्रायल चल रहा है दोबारा से। तो उमर अल-बशर का याद रखिएगा 76 ईयर इसकी एज है। इसके अलावा जो डारफोर कॉन्फ्लिक्ट है, DARFUR, यानी इसने जब ये तख्त पर बैठा था सादिक अल महदी, ये भी याद रखिएगा, इस MCQ में लिखिएगा जो किसको हटाया था इसने। ये जो जमहूरी पार्टी थी, ठीक है, जमहूरी गवर्नमेंट थी जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सादिक अल महदी इसको हटाया था, और ख़ुद 1989 में फ़ौज के ज़रिए बैठा था तख्त पे। तो डारफुर कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम हुआ था 1989 में। तो डारफुर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि ये जितने भी उस टाइम, फिर आपको पता है जब भी किसी कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन आता है या हुकूमत गिरती है तो काफ़ी मुजाहरे होते हैं। तो मुजाहरे हुए तो उस टाइम भी आम जो लोग थे और फ़ौज के दरमियान तो 3 लाख लोग जो हैं मौत हुई थी। तो उस डारफुर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं उसे। ये डारफुर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में MCQs में पूछा भी जाता है। अच्छा जी, बड़ी ही एक डिफरेंट सी है, खैर आप लोग नेट पे देख भी चुके होंगे तो याद रखिएगा। कमर गुल नामी लड़की हैं जी, एक अफ़गानी लड़की हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि तालिबान फाइटर्स को AK-47 गन से कत्ल किया है, ठीक है, मारा है। कत्ल नहीं बल्कि उसने कहा जाए तो अपने राइट पे उसने ठीक किया है। डिफेंडेंट एक पोजीशन में थी क्योंकि उन 2 तालिबान ने जो थे उन्होंने उस लड़की के पेरेंट्स को कत्ल किया है उसके घर के सामने, ठीक है। तो ये जो लड़की थी गुल कमर, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है या
जो कि अफ़गान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से लड़की थी, और इसी वजह से अफ़गान तालिबान जो थे इसके ख़िलाफ़ थे। तो उस लड़की ने फिर उनके पेरेंट्स को मारने की वजह से, कमर गुल नाम है इसका, AK-47 गन से उन दोनों तालिबान को भी कत्ल कर दिया है। तो इसके अलावा जी यूक्रेन सिटी, यूक्रेन कंट्री है जी, सिटी ऑफ लुट्स्क, ठीक है, यूक्रेन की सिटी है लुट्स्क। इसमें कल में एक इंसिडेंट हुआ है कि एक एंटी सिस्टम बंदा, यानी जो कि उसके सिस्टम के ख़िलाफ़ है, यूक्रेन में जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ख़िलाफ़ था। तो उसने एक पैसेंजर जो बस थी उसको यरगमाल बनाया है, और 12 घंटे के बाद जो ये यरगमाली का ड्रामा चलता रहा है, तो पुलिस ने आखिरकार वो बंदे छुड़ा लिए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि वो नफसियाती मरीज़ था या एट्सट्रा, जो भी हर पाकिस्तान में होता है तो कहा जाता है कि शायद दहशतगर्द है, तो वहाँ पे वो नफसियाती मरीज़ डिक्लेयर किया गया है। तो यूक्रेन का दारकूमत कीव है, KIEV, कीव, ठीक है। और ये बंदा एंटी सिस्टम था यूक्रेन में, ये की सिटी लुट्स्क LUTSK में ये हादसा पेश आया है। तो ये थे आज के MCQs। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि MCQs न्यूज़पेपर के अंदर से किस तरह बनाए जाते हैं, सिटीज़ किस तरह दी जाती हैं कि फलां सिटी कौन सी कंट्री से है, या इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ किस तरह आती हैं। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि शायद ऐसे ही बस वो पेज खोलते हैं और उसमें से कोई भी क्लिक 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 करके और MCQs बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। मोस्टली GK पेपर क्या करते हैं, जो हाईलाइटेड न्यूज़ चल रही होते हैं, ये ज्योग्राफी भी उसी में से देते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ भी उसी में से देते हैं, पाक अफेयर भी उसी में से देते हैं। यानी इवन 100% पेपर आपका बनता ही करंट अफेयर से है, लेकिन वो करंट अफेयर नहीं होता, वो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई और चीज़ पुरानी होती है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको पता है म्यांमार में मुसलमानों के साथ जो रखाइन स्टेट थी, इशू चल रहा था, जब उन्होंने काफ़ी मुसलमानों को कत्ल किया था, मारा था म्यांमार की पुलिस ने थी। तो क्या हुआ था फिर उसका, एक तो वो उस प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में सारे इश्यूज चल रहे थे, स्टेट का नाम पूछा जा रहा था कि कौन सी स्टेट है जो कि मुसलमान जहाँ पे काबिज हैं और मुसलमान जहाँ पे रहते हैं उनको कत्ल किया जाए, वो तो रखाइन स्टेट थी। साथ में ये फिर पूछा गया कि जब म्यांमार का इश्यू है तो हो सके कि स्टूडेंट को पता भी है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो ये वाली इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि उन कंट्रीज़ के ये ओल्ड नेम और न्यू नेम कैसे पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर में जिन जिन कंट्रीज़ का इश्यूज कुछ चल रहे होते हैं, कंट्रीज़ के नाम कुछ, तो फिर उनके ओल्ड या न्यू नेम पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से GK का पेपर सेट होता है। ज्योग्राफी इसी तरह होता है, कैपिटल उन कंट्रीज़ का पूछा जाता है जिनमें कोई आपस में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है। इसी तरह अभी जैसे मैंने कल बताया था कि वर्ल्ड पॉपुलस जो है, एक रिपोर्ट शाया हुई है कि दुनिया का सबसे जो पॉपुलस कॉन्टिनेंट है या खिता है वो कौन सा है, तो एशिया है। उन्होंने कहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी एशिया की है। ये पूछा जा सकता है पेपर में कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला खिता कौन सा है, तो एशिया है। इस तरह से MCQs बनाए जाते हैं। हालांकि एशिया हमें पहले भी पता है कि सबसे बड़ा है, तो अभी क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बारे में रिपोर्ट आई है। तो ये होता है तरीका GK का, न्यूज़पेपर के अंदर से वो कैसे सेटिंग करते हैं। ये आपको जो कहते हैं ना कि नहीं वो तो करोड़ों MCQs पड़े हुए होते हैं तो बस वो उसमें से क्लिक क्लिक करके बना देते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो वाकई करंट अफेयर में से आ रहा होता है पेपर। करंट अफेयर GK में से पेपर आ रहा होता है, ठीक है। करंट अफेयर करंट से तो आएगा ही, ठीक है। इसके अलावा मैंने रिलेट करके बता रही हूँ कि किस तरह को उससे रिलेटेड पुरानी चीज़ें पूछ ली जाती हैं GK के पेपर में, पेपर सेटिंग के लिए। जी गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।